तो मेरा मुल्क आजाद कर दो, वरना मैं गुलाम मुल्क में अपनी कब्र भी बनाना पसंद नहीं करूंगा। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आकाश इंस्टीट्यूट, राउंड, वो कई लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। उनमें कौन बच्चे जाते हैं? गरीब का बच्चा 5 लाख 3 लाख दे करके कोचिंग नहीं ले सकता, वो IIT और मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकता। प्राइवेटाइजेशन हो गया सरकारी नौकरियों का, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो गरीब का बच्चा, जो दलित वंचित पिछड़े समाज का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी का दर्द समझ सकता हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय जितना पैसा देना चाहिए इस देश की शिक्षा के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पा रहा है। शिक्षा का बजट बाकायदे घटाया गया है। जो आंकड़े ग्लांस किए मैंने, 59,000 से घटाकर 54,000 कर दिया। माननीय मंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र में मैं परसों संडे के दिन दौरे पर था, एक PMGSY की सड़क का उद्घाटन, लोकार्पण करने। तो मुझे बताया कि साहब यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग 5 साल से बनी खड़ी है और वो दीमक खा रही है। मैं गया, मेरे आंख में भी आंसू आ गया माननीय मंत्री जी कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग MSDP प्रोजेक्ट के तहत, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत वो बनी। 5 साल हो गया अनूपपुर डिबाई देहात के अंदर, हापुड़ जिले में, और 5 साल से वहां पर एक टीचर अटैच नहीं। इतनी बढ़िया बिल्डिंग, पंखे, लैब, पूरी बिल्डिंग बहुत अच्छा, और उसको दीमक खा रही है। ये देश की राजधानी से 70 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ शिक्षा का ये हाल है। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि कई सदस्यों ने कहा इस कोरोना काल में जो डिजिटल डिवाइड हुआ, हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि कितने गांव देहात में इंटरनेट काम करता है, कितने गरीब लोगों के बच्चों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल हैं कि हम पूरा डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस करके पढ़ाई कर पाए होंगे। उनका दर्द किसी से छुपा नहीं है और कई बच्चों ने इसके लिए आत्महत्या भी की है। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में 6,000 टीचर्स की वैकेंसी है, और अब विश्वविद्यालय हम खोल रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं दिन पे दिन, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनकी में जो वैकेंसीज हैं, उनकी भर्तियां हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं दिल्ली के अंदर जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ के यहाँ आया हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, अभी उस दिन टीचर्स एसोसिएशन का डेलीगेशन मेरे से मिला, बोले साहब हमारे जो है मेडिकल के बिल्स जो है नहीं आ पा रहे क्योंकि फंड्स नहीं है। कितनी सारी वैकेंसीज वहां पर हैं। मैं तो ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो फ्रीडम मूवमेंट का पौधा है, महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान 1920 में उसको की बुनियाद रखी गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने ये कह दिया था अंग्रेजों से जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बात करने गए थे कि मैं अगर या तो मेरा मुल्क आजाद कर दो, वरना मैं गुलाम मुल्क में अपनी कब्र भी बनाना पसंद नहीं करूंगा, और उनको विदेश में ही दफनाया गया। ऐसे इंस्टीट्यूशन आज जो है वो सरकार की प्रॉपर ग्रांट्स नहीं मिल रही, वो ब्लीड कर रहा है। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है सभापति महोदय कि जामिया मिलिया इस्लामिया का इस वर्ष 100 साल पूरा हुआ है, सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब रिप्लाई दें तो कम से कम 100 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट
जामिया मिलिया इस्लामिया को देने का काम करें। बहुत बढ़िया। मैं सभापति महोदय, मैं बजट के दौरान अनाउंस किया गया कि 100 और सैनिक स्कूल जो हैं इस देश में बनाए जाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल्स जो हैं वो कौन बनाएगा? अभी एक सदस्य बोल रहे थे यहाँ कि जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इतने बड़े कैंपस है, बिल्डिंग है, उनमें क्यों नहीं और सेक्शंस बढ़ाए जाते हैं? और बड़ा अजीब मामला है इस देश में माननीय सभापति महोदय कि सैनिक स्कूल्स के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी इसका नोट लेंगे कि देश भर में, क्योंकि केंद्र सरकार के पैसे से वो सैनिक स्कूल चलते हैं, जो नया प्रस्ताव 100 सैनिक स्कूल्स का आया है, मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो सैनिक स्कूल्स, जो नए 100 सैनिक स्कूल्स का जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप एनजीओज के माध्यम से बनाना चाहते हैं। वो एनजीओज कौन सी एनजीओज होंगी, उन एनजीओज की आइडियोलॉजी क्या होगी, एक पैरेलल जो है शिक्षा का तंत्र आप खड़ा कर देंगे। कहीं ऐसा ही ना हो कि इस देश का प्राइमरी स्कूल का सेक्टर, इस देश का माध्यमिक शिक्षा का सेक्टर तो रेगुलराइज्ड है, लेकिन जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, माननीय सभापति महोदय 2 मिनट लूंगा मैं, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आकाश इंस्टीट्यूट, राव इंस्टीट्यूट, वो कई लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। उनमें कौन बच्चे जाते हैं? गरीब का बच्चा 5 लाख 3 लाख दे करके कोचिंग नहीं ले सकता, वो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकता। उनको भी आप रेगुलराइज करने का विचार करें। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि जो डिजिटल डिवाइड इस दौरान देखने को मिला है उस पर आप ध्यान दीजिए, और जो रिजर्वेशन है उसको प्रॉपरली उन जगहों पर जहां पर ऑलरेडी रिजर्वेशन का मकसद खत्म होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो गया सरकारी नौकरियों का, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो गरीब का बच्चा, जो दलित वंचित पिछड़े समाज का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जो कुछ सुझाव दिए उन पर माननीय मंत्री जी जो है अपने जवाब में कुछ कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।